नमस्कार। तो आज जो है बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है। डायरेक्टली फेस टू फेस तो हम लोग नहीं मिल पाएंगे, लेकिन क्लास 8th में पास होने के बाद बहुत समय हो गया। पढ़ाई लगातार 4 महीने से छूट गया। मार्च में एग्ज़ाम हो गया था, फिर उसके बाद अब लॉकडाउन लगा जो है अप्रैल मई जून, अब ये जुलाई स्टार्ट हो गया। तो समय तो हो ही गया, लगभग चौथा महीना चल रहा है। अब पढ़ाई से इतना दूर हो गए कि अब जो ऐसा लगता है कि अब कैसे कवर अप करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले दिमाग में पहले ये बैठा करके रखना है कि जो पढ़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास बढ़ने के लिए नहीं है। पढ़ाई सिर्फ क्लास बढ़ गया और हम लोग जो है क्लास बढ़ते गया और हम लोग सिर्फ किताबी ज्ञान लेते गए, ऐसा नहीं है। पढ़ाई जो है किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत बहुत ज़रूरी है। व्यवहारिक ज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं। आप लोग 8th क्लास से 9th क्लास में आए, अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन सारा सब कुछ लग रहा है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जो है यही जो है हमको काम आएगा हर जगह। अभी लॉकडाउन लगा है तो घरों में रह करके घर का काम भी हमको करना पड़ेगा। घर का काम देखेंगे अपना। ऐसा नहीं कि घर में सिर्फ हम लोग बैठे हैं तो आपस में भाई मिले, सब लोग बस आपस में बस लड़ाई झगड़ा कर रहा है, सारा सब कुछ कर रहा है, ये सब नहीं। मतलब वो क्या है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज जब होता है, शरारत करते हैं बच्चे शरारत भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब शरारत नहीं करते हैं, शरारत भी करना है, नहीं तो फिर आप बच्चे नहीं बोले जाएंगे। शरारत भी करना है, लेकिन जो हमारा जो हमारे सामने जो काम है, हमारा जो मतलब कर्तव्य जो बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी, उस ड्यूटी को तो हमको करना ही है। हम अभी सामने हम घर में बैठे हैं तो घर में हमारे पेरेंट्स हैं और साथ ही हमारे क्या बोलते हैं कि भाई बहन हैं। तो अगर छोटा भाई है तो उसको हम कुछ पढ़ाएंगे, अगर हमको आता है तो क्या करेंगे, छोटा भाई को हम कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे। तो उससे क्या होगा, अगर उसको हम सिखाएंगे पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा भी जो नॉलेज लेवल है वो बना रहेगा, कम नहीं होगा। उसे जो है हमारा नॉलेज लेवल बना रहेगा। जैसे कभी होता है ना कि कोई चीज़ पढ़ा नहीं रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है, तो हम लोग भूल जाते हैं। बहुत समय हो जाता है तो फिर थोड़ा भूल जाते हैं। तो अगर हमको अपना कंटिन्यूटी अगर बनाना है तो हम भी क्या करेंगे, अपने छोटे भाई बहनों को कुछ सिखा दिए, कुछ पढ़ा दिए, ठीक है। उनको बोले भाई चलो थोड़ा दिखाओ तुम्हारा कॉपी क्या है, बुक क्या है, लो देखो हम 8th क्लास में ये पढ़े थे, तुम अभी 8th क्लास में आए हो, तुम अभी 7th क्लास में आए हो, देखो 7th क्लास में ये चीज़ें हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका बेस जो है, आपका जो बेस है वो मजबूत रहेगा। वो कि उस बेस कमज़ोर अगर हो गया तो जानते हैं बहुत बहुत समय लगता है फिर उसको रिकवर करने में। पहले बेस बनाओ, जब तक बेस बनेगा तब तक फिर इधर पढ़ाई जो है आगे चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अभी आप लोग जो घरों में बैठे हैं तो घरों में बैठ करके अपना बेस को एकदम मजबूत रखिए। अपना पढ़ाई को ऐसा करते रहिए, ऐसा करते रहिए, अपने भाई बहनों को पढ़ाइए। कुछ उनके क्वेश्चंस को आप उनको समझाइए कि देखो ये चीज़ है, और कुछ उनके क्वेश्चंस को आप भी करके देखिए। आप भी करके देखिए कि भाई जैसे अगर उसको सिलेबस तो उसका भी बहुत लंबा है तो उसको पूरा कंप्लीट अभी थोड़ी ख़त्म करना है, लेकिन हमको अपने से अगर हम लोग कि देख लेंगे बना करके भाई हमको ये आता है कि नहीं आता है, तो क्या होगा कि हमारा बेस बना रहेगा। उससे हम कभी पीछे नहीं हो कि पीछे नहीं होंगे ज़्यादा। जैसे बहुत सारे लोग जैसे पीछे हो जाते हैं, तो फिर इधर पढ़ाई चल रहा है 9th क्लास का, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा बेस जो है कमज़ोर हो गया। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो आप लोग जो है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। प्लस माइनस, जैसे मैथ्स है, मैथ में प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो आपको टेबल है, ये सारा का सारा चीज़ आना चाहिए ना। फ्रैक्शन वाला जो एडिशन है, फ्रैक्शन का एडिशन के साथ साथ आपको क्या बोलते हैं डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जितने भी बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तीनों पे, जो इंटीजर है उस पर भी, फ्रैक्शन है उस पर भी, डेसिमल है उस पर भी,
रैशनल नंबर तो उसी में, फ्रैक्शन को अगर आ गया तो रैशनल नंबर भी आ जाएगा, है ना। तो इंटीजर्स का भी कर लेना है, समझ लेना है, और फ्रैक्शन का भी करना है, डेसिमल का भी करना है, सबको करना है, ठीक है। ये सारा सब कुछ मतलब कि इसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो 9th क्लास में फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से शुरू होता है हमारा जो अगला जीवन। कहते हैं ना कि अलग अलग चरण, अलग अलग स्टेज आता है, तो ये एक नया स्टेज है। अभी तक एक दूसरा स्टेज था 8th क्लास तक। ये बहुत अच्छा है कि हम लोग का स्कूल जो है 8th क्लास तक है, फिर उसके बाद जो है 9th क्लास में कहीं और जा रहे हैं, चाहे जो भी, तो कहीं और जा रहे हैं, लेकिन हैं तो यहीं पर हैं, लेकिन एक स्विच कर रहे हैं। तो स्विच करने का मतलब, जैसे हम लोग 8th क्लास से जो है स्विच करके 9th क्लास में आए, तो यहाँ पर एक बच्चा को ये समझ में आया कि भाई हमको फिर थोड़ा बाहर जा कर के भी मतलब एक दूसरा भी दुनिया है, इन किताबों के अलावा भी एक दुनिया है, उसके बारे में भी समझना है। अब जो नई किताबें हैं, ये जो नई किताबें हैं, इसमें सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ तो नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी कुछ रहेगा वही चीज, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो शायद ऐसा लग रहा है कि हम देखें, है ना। तो कहने का मतलब कि जैसे अगर आप जो बेस अगर जिसका अगर मजबूत रहेगा, वही जो है इसको समझ पाएगा कि उसको हम लोग देखें। अगर जिसका बेस कमजोर है, जो बेसिक चीजों को नहीं जान रहा है, बेसिक नॉलेज उसके अंदर नहीं है ना, तो वो जो है इन सब चीजों को नहीं समझ पाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना बेस को मजबूत रखना है। आपका जो पुराने कॉपीज़ होंगे, साइंस के कॉपीज़ हैं, सोशल के हैं, मतलब सोशल का बुक्स वगैरह जो हैं, सोशल की बुक्स, तो उन सबको भी मतलब एक बार ऐसे पलट करके देखते रहिए कभी कभी, ठीक है। नोट्स कॉपी है, उसको पलट करके देखते रहिए थोड़ा बहुत, है ना। अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाते रहिए। तो ये सब तरीका है उसे करने का। मेडिटेशन करिए, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, सुबह शाम दोनों टाइम आप अगर मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेडिटेशन अगर आप करते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम, तो उससे क्या होगा, आप मतलब इन सब चीज़ों में बने रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में बने रहेंगे, सब कुछ बने रहेंगे। तो ये चीज़ हो गया। तो आज हम लोग बस इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि हम लोग 9th क्लास में आएंगे तो हमको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ से अब शुरुआत होता है एक नई जिंदगी। यही जो है आप यहीं से आपको सोचना पड़ेगा कि हमको आगे चल करके 11th क्लास में क्या करना है। सिर्फ 11th क्लास में ही नहीं, 11th क्लास के बाद क्या करना है। 11th 12th जो पढ़ाई कर लिए, इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर लिए, उसके बाद हमको जो है क्या करना है, डॉक्टरी करना है, इंजीनियरिंग करना है, कॉमर्स फील्ड में जाना है, या फिर जो भी फील्ड में जाना है। तो आज से ही वो शुरुआत हो जाएगा 9th क्लास से ही। तो आपको जो आगे का है उसके लिए पहले से सोचना पड़ेगा कि हमको किस फील्ड में जाना है। साइंस फील्ड में जाना है, साइंस मैथ्स के फील्ड में जाना है, या फिर साइंस बायो के फील्ड में जाना है, या फिर कंप्यूटर फील्ड में जाना है, या फिर किसी भी फील्ड में जाना है। तो अभी से आपको सोच करके तैयारी करना पड़ेगा, उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं साइंस की, अब देखिए, अब 9th क्लास में साइंस में 15 चैप्टर्स हैं। अब साइंस जो है यहाँ से अब 3 पहले भी था, साइंस में 3 पार्ट होते हैं। पहले भी वही चीज़ था, लेकिन उसको समझते नहीं थे लोग, है ना। पहले भी वही चीज़ था, पहले भी ये सारे चैप्टर्स पहले भी पढ़ाए गए हैं और आप भी पढ़े हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन जो है अब इसके 3 भाग हो गए। एक हो गया फिजिक्स, और एक हो गया केमिस्ट्री, और एक हो गया बायोलॉजी। उसके साथ ही साथ इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट। मेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, उसके साथ ही साथ जो है एक इन्वायरमेंट भी होता है, जो आप लोग इन्वायरमेंटल साइंस बचपन में पढ़ते थे, EVS, तो वही चीज़ है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो मैटर के बारे में स्टडी है उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। मैटर का जो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं केमिस्ट्री, है ना। फिजिक्स, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिक्स। और जब बायोलॉजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, उनसे रिलेटेड जो बातें हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजी, है ना। तो केमिस्ट्री हो गया। इसमें केमिस्ट्री में जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या मैटर हमारे आसपास जो है वो प्योर है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है ना।
एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऐसे भी केमिस्ट्री हो गया, केमिकल चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये भी। अब आप मैटर इन आवर सराउंडिंग, आप लोग इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ना है, कुछ नया चीज़ नहीं है। मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, सस्पेंशन कोलाइड सब के बारे में पढ़ना है, जो बहुत मतलब नया नहीं है, थोड़ा बहुत है, उसमें कुछ नया चीज़ है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये थोड़ा सा आपको पहले हल्का फुल्का एटम्स के बारे में बताया गया है, लेकिन अब जो है उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, आगे चल करके इसको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये चारों चैप्टर जो हैं केमिस्ट्री के हो गए। उसके बाद अब ये बचा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तीनों जो चैप्टर हैं ये बायो के हैं। आप लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आप लोग जानते होंगे, सेल, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में, क्लास 8th में जो है सेल चैप्टर पढ़े थे। 8th क्लास में जो है 8वां चैप्टर था वो सेल। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये क्या है, वो सेल के बारे में स्टडी है। फिर अगला है टिश्यू। टिश्यू जो है, टिश्यू क्या होता है, सारे सेल्स जब मिल जाते हैं तो मतलब सेल्स को मिला करके टिश्यू बनता है। फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासीफाई किया गया है, इसके बारे में पढ़ाई किया जाएगा अभी, है ना। तो ये नाइन्थ के बायो का चैप्टर हैं, बायो के चैप्टर्स। फिर इसके बाद अब फिजिक्स में क्या क्या है, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। अभी 8th क्लास में भी मोशन के बारे में पढ़ाया गया है थोड़ा बहुत, फोर्स के बारे में भी पढ़ाया गया है, लॉज ऑफ मोशन एक थोड़ा सा नया चीज़ आपके लिए रहेगा। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते ही हैं। फिर वर्क एंड एनर्जी के बारे में भी 8th क्लास में पढ़ाया गया है। साउंड के बारे में भी पढ़ाया गया। तो 1 2 3 4 5 ये 5 चैप्टर्स जो हैं ये फिजिक्स के हो जाएंगे। वाई डू वी फॉल इन, ये भी बायो का है, वैसे ये बायो का है लेकिन इन्वायरमेंट में भी मतलब इसको इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग कभी कभी, इन्वायरमेंट के बारे में भी इसमें स्टडी किया गया है। तो वाई डू वी फॉल इन ये बायो का है। नेचुरल रिसोर्स ये इन्वायरमेंट का है, और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स ये भी इन्वायरमेंट का है। तो ये क्या होगा, ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारे साइंस का। तो इसमें हम लोग इसके बारे में तो हम लोग स्टडी किए हैं, मोशन के बारे में भी जानते हैं, मोशन क्या होता है सर सब कुछ, तो ये सब है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज तो स्टार्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन आप लोग जो है तैयार रहेंगे इन सब चीज़ों को लेकर के, है ना। अपना पढ़ाई जो है कैसे किया जाए उसके लिए आप लोग पहले का भी अपना जो है प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उनको, ये जो चैप्टर्स का नाम बताया आपको, तो इन सब चैप्टर्स को आप पहले के जो बुक्स हैं 8th क्लास का जो बुक है उसमें से देखिए एक बार, ऐसे उसको थोड़ा सा पलट करके नज़र मार लीजिए, उसको देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। अब उसके बाद आपका ये है मैथ्स। अब मैथ्स का देखते हैं, मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में जो है नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, नंबर सिस्टम आप लोग जानते ही हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सब के बारे में है, सारा सब कुछ आप लोग पढ़े हैं। और पॉलिनोमियल्स के बारे में एक पढ़ाई किया गया है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में, तो वही सब पॉलिनोमियल्स में आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लास्ट चैप्टर में आपको ये कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था, वो 16 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो था, 15 चैप्टर, उसमें जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बताया गया था, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसके बारे में, तो ये सब चीज़। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो उसमें उसके बारे में समझाया जाएगा। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये एक यूक्लिड्स का ज्योमेट्री है जो कि मैथ्स में अप्लाई किया जाता है, मैथ्स में ऐसे अप्लाई किया जाता है, तो उसके बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद है लाइन्स एंड एंगल्स, तो लाइन्स और एंगल्स इसके बारे में भी आप लोग 8th क्लास में पढ़ाई किए हैं, तो ये है। और ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ाई किया गया है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी पढ़ाई किया गया, थोड़ा सा डिटेल में है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसमें भी पढ़ाई किया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा अब ये थोड़ा सा उसमें थ्योरी भी, इसको थ्योरेटिकली इसको कैसे समझा जाए उसके बारे में इसमें है, एरिया जो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल। फिर उसके बाद सर्कल के बारे में जानते ही हैं, तो उसका भी कुछ ऐसे थ्योरम वगैरह के बारे में पढ़ाई किया जाएगा अभी 9th क्लास में। तो थ्योरम को क्या है ना, प्रूफ करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको पहले क्या होना चाहिए, पहले हमको मतलब कि लिखने भी आना चाहिए। तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमको पहले लिखने भी आना चाहिए, उसमें साथ ही साथ जो है आपका ये उसमें कैसे मतलब कि उसको लिखा जाएगा, उसमें कैसे डायग्राम भी होता है थ्योरम को, उसको फिर प्रूफ करने के लिए उसका प्रूफ भी होता है, और उसमें जो है कैसे कैसे उसको लिखा जाता है, नोट किया जाता है, तो ये सब चीज़। फिर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के बारे में भी जानते हैं थोड़ा सा, और आगे की पढ़ाई है कंस्ट्रक्शन में। हीरोन्स फार्मूला थोड़ा नया है, इसको बताया जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये भी पिछले साल था,
स्टैटिस्टिक्स भी जानते हैं, मीन मीडियन मोड के बारे में, है ना, प्रोबेबिलिटी, ये भी थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब साइंस और मैथ्स में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा पढ़ने में, ठीक है, सारा सब कुछ पहले का है, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा। अच्छा, अब जब हम लोग बात करें अगर सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में क्या हुआ है, अभी पिछले साल जो सिलेबस था वो चेंज हो गया है। पिछले साल जो है एमपी बोर्ड चलता था, अब जो है एनसीईआरटी चलेगा। तो एनसीईआरटी में सारे अलग अलग बुक्स हैं, हिस्ट्री का अलग बुक है, सिविक्स का अलग है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, ठीक है, ये सारे सब अलग अलग बुक्स हैं। तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में जो है इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स सिस्टम क्या होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है सिविक्स, यानी कि जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ये सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस एक ही में रहेगा, ठीक है। और एक आपको एक है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसमें जो है 5 सब्जेक्ट्स अलग अलग, उनको अलग अलग बांट दिया गया है, ठीक है। हिस्ट्री में आप लोग हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी पहले पढ़ते ही थे, उसके साथ ही साथ अब जो है इकोनॉमिक्स हो गया और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। ये इकोनॉमिक्स कोई नया चैप्टर नहीं है, आप लोग 8th क्लास में एक 11th चैप्टर पढ़े थे, इकोनॉमिक आवर इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना, और एक इकोनॉमिक प्लानिंग था। तो ये जो था वो जो चैप्टर था इकोनॉमिक प्लानिंग, वो था इकोनॉमिक्स का, ठीक है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लोग ये टेररिज्म वगैरह जो चैप्टर था उसका, अर्थक्वेक, टेररिज्म और ये सब सारा सब कुछ था ना उसमें, तो उसके बारे में आप लोग स्टडी किए हैं, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक ये सब के बारे में, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट में आएगा। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग पढ़े ही हैं, सिविक्स का जितने चैप्टर्स हैं वो सब पॉलिटिकल साइंस में आएंगे। इस बार जो है हिस्ट्री में 9th क्लास में आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और कुछ ऐसे कुछ और भी रिवॉल्यूशन जो हुए ना उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। और इटली में एक बहुत मतलब कि जर्मनी और इटली में बहुत मतलब घमासान युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इटली और जर्मनी ये सब जो है एक ग्रुप में थे ऐसे। उस समय एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके बारे में भी पढ़ाई करना पड़ेगा। नाजिज्म वगैरह है, तो इसमें मतलब इसके बारे में पढ़ाई करना है, ठीक है। ज्योग्राफी में बताई दिए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। 6th क्लास का जो बुक है उसमें पूरा इंडियन ज्योग्राफी दिया है, आप लोग देखिएगा कभी, इंडिया का पूरा ज्योग्राफी दिया है उसमें 6th क्लास के बुक में, 6th क्लास के सोशल साइंस में, तो आप लोग उससे स्टडी कर सकते हैं। तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें पॉपुलेशन, साइज, सारा सब कुछ उसमें बहुत अच्छा नोट्स जैसा दिया था, तो आप लोग उससे स्टडी कर सकते हैं। ऐसे एमपी बोर्ड में भी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में ही था 9th क्लास में, लेकिन आप लोग ऐसे ये रखेंगे कि मतलब कि बुक्स को नया ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है बुक्स चेंज हो गए हैं, है ना। इकोनॉमिक्स में भी फूड सिक्योरिटी वगैरह के बारे में ये सब सारा सब कुछ पढ़ना है, और इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो ये सब है। और ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो है वही डेमोक्रेसी के वगैरह के बारे में पढ़ना, जो 8th क्लास में जो था ना, डेमोक्रेसी क्या होता है, ये सारा सब कुछ क्या होता है, तो उसको एक बार आप लोग स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा, सोशल साइंस भी बहुत आसान हो जाएगा। तो जो पहले का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम पहले बता चुके हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास रहेगा तो आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ये है। बाकी जो इंग्लिश और हिंदी है वो सभी में जो है मतलब सारे के सारे एनसीईआरटी बुक्स हो गए हैं, तो इंग्लिश और हिंदी में भी एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उसमें जो कहानी वगैरह जो भी है वो सब तो पता ही है, सारा सब कुछ है ना। हिंदी में भी वैसे ही चलता है, संस्कृत में भी वैसे ही चलता है, तो ये सब एनसीईआरटी बुक्स वगैरह को उसमें जो है मतलब लिटरेचर है तो कहानी पढ़ना है, और उसके साथ जैसे इंग्लिश के साथ में इंग्लिश का ग्रामर पढ़ना है। तो जितने ग्रामर के कॉपीज आपके पास होंगे, सर लोग लिखवाए होंगे, ग्रामर के बुक्स होंगे, उसको फेंकना नहीं है, उसको रखना है, उसको समझना है, उसको समझ करके फिर क्या करना है, आगे की पढ़ाई करना है ना। तो इसलिए मतलब वो सब बुक्स को रखिए, सारा सब कुछ करिए, तो ऐसे करिए। तो हम चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अपने पास मतलब कि स्टोर करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और हम लोग जो अभी पढ़ाई करेंगे ये तो ऑनलाइन अभी चलेगा, तो ऑनलाइन चलेगा तो इसमें जो है आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग अभी 2 ग्रुप क्रिएट करेंगे। 2 ग्रुप में एक जो ग्रुप है उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इधर से स्टडी मटेरियल वगैरह भेजेंगे, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें होमवर्क का ग्रुप रहेगा, तो उसमें आपको अपना होमवर्क करके हमारे पास भेजना है, मतलब उस ग्रुप में भेजना है, और अपना ग्रुप में भेजना है। जो भी अपना टाइमिंग रहेगा अल्टरनेट डे में चलेगा, 3 सब्जेक्ट एक दिन, अगले दिन 3 सब्जेक्ट, तो ऐसे करके अल्टरनेट डे में जो है 6 सब्जेक्ट चलेंगे। तो आपको कोशिश ये रखना है कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपना टाइम टू टाइम अपना उसको सॉल्व करते रहें, बनाते रहें, नोट्स कंप्लीट करते रहें, तो सारा सब कुछ है ना। जैसे सुबह एक टाइम रहता है 9 बजे,
दोपहर का एक टाइम रहता है, फिर उसके बाद शाम का इवनिंग में टाइम रहता है। तो ऐसे मतलब अलग अलग टाइमिंग तीनों टाइम अपना भेजा जाएगा। तो उसको आपको जो है क्या करना है, उसको कॉपीज़ में नोट करते जाना है और अपना याद करते जाना है, ठीक है। तो ये सब काम करना है, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले वीडियोज़ के साथ हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग अपना तैयारी करिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।